दलित और अल्पसंख्यकों की स्थिति एक जैसी, इन्हें जगाने आया हूँ अख्तरुल ईमान। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के सोनापुर में अल्पसंख्यक व दलितों के सेमिनार में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। नमस्कार, खबर आपकी 24/24 में स्वागत है। देखते हैं खबर आपकी। फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के सोनापुर पंचायत में एएमआईएम के बैनर तले अल्पसंख्यकों और दलितों का नेतृत्व, चुनौतियां और समाधान के विषय को लेकर एएमआईएम नेता रहमत अली के अध्यक्षता व सैफ अली खान के संचालन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल ईमान सहित सैकड़ों की संख्या में दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सेमिनार में विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि पिछले 75 सालों से सिर्फ दलितों व अल्पसंख्यकों का शोषण होता आया है। राजनीतिक पार्टियों को मुस्लिम और दलितों का वोट तो चाहिए, पर लीडरशिप नहीं। हम इन्हें जगाने आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीमांचल से हम 5 विधायक जीतकर सदन गए थे। विपक्ष की सरकार बने, इसके लिए बगैर किसी शर्त हम लालू नीतीश के साथ थे, लेकिन राजद को मुस्लिम लीडरशिप बर्दाश्त नहीं हुई और हमारे विधायकों का खरीद फरोख्त कर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश रची गई। अगर लालू जी होशोहवास में होते तो शायद वो ऐसा नहीं करते। ऐसी सियासी पार्टियों को जनता जवाब देगी। हम 5 की जगह 25 लेकर विधानसभा जाएंगे। वहीं पार्टी के नेता रहमत अली ने कहा कि आने वाले महीनों में हम अररिया जिले के हर एक गांव, कस्बों और शहरों में जाएंगे। दलितों और अल्पसंख्यकों की लीडरशिप को मजबूत बनाएंगे, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को ये एहसास करा सकूं कि हम दलित, आदिवासी, मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक नहीं है। हम अपनी सियासी रसूख खुद बनाएंगे। वही सभा को संबोधित करने वालों में सैफ अली खान, मुखिया कीर्त्यानंद राम, गंगाधर राम, भारती देवी, इम्तियाज अनीश, तब्रेज आलम, भारती देवी, उमानंद राम, तहफीम रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद आलम, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दयानंद पासवान, सरपंच तौहीद आलम, मुखिया प्रतिनिधि असलम, सरपंच प्रतिनिधि मुख्तार आलम, सरवन कुमार, मुजफ्फर आलम, जमीद, हसीन, मुर्तजा, कादिर इसरार, सेराज आलम, उमानंद राम, जुबेर आलम, अशलम, मुमताज आलम, शाबान, जाकिर आदि शामिल थे। कैसे हो गए? आज जो ये मुल्क की हालात है, परिस्थितियां है, इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क में नेतागण, जितने भी हमारे विधायक हैं, एमपीज हैं, ये तमाम लोग, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं जिस दिन मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित किया था। मैं उस बैठक का लाइव प्रसारण देख रहा था। उस बैठक में आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े कायद, बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में अब वही बोलेगा जिसको तेजस्वी बोलने को कहा जाएगा। जो तेजस्वी जिसको जो कहेगा वही वह बोलेगा, अपनी जुबान वो बोल नहीं सकता है। कितनी गंभीर विषय है। जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, उस पार्टी में क्या लोकतंत्र बचा? बिल्कुल लोकतंत्र नहीं बचा। उसी दिन से हमें एहसास हुआ कि मैं कब तक अपने कायद पर, मैं कब तक अपने रहमत पर शक करता रहूंगा। एक बार यकीन करके तो देखें
जब बिना यकीन किए वो गरजता है तो दलित और मुसलमानों का दिल हर गांव घर में धड़कता है। मेरे साथी, गंभीर विषय है। कौन आपकी बात करेगा? कौन आपकी समस्याओं को लेकर सदन में जाएगा? कौन? आखिर वो कौन है? इसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही जहलियत रही तो, अगर यही जहलियत रही तो मुझे यह डर है इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे भाई, मेरे साथी, सोचने की बात है। आज आप सच्चाई में जाओ, सच्चाई में जाकर गोता लगाओ, आपको एहसास होगा कि पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा चमन पुकार रहा है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मां बहनों, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर समस्या हमारी है तो समाधान हम ही को निकालना होगा। अगर समस्या हमारी है तो समाधान कभी भी मोदी और अटल बिहारी नहीं बन सकता। हमको अपना नेता चुनना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है कि आप लीडर को चुनोगे या लीडर को चुनोगे, ये आपको विचार करने की जरूरत है। एक शेर जब संसद में दहाड़ता है तो पता नहीं कितने संगियों की पतलून गिली हो जाती है। एक शेर तरुण ईमान जब सदन में बोलता है तो नीतीश कुमार की गद्दी हिल जाती है। क्या आप शेरों को भेजने का काम नहीं करेंगे? क्या आपको शेरों की फौज नहीं चाहिए? चाहिए। देखिए कितनी मायूसी से आप हमारी तरफ देख रहे हैं। आप जाग रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है। आपकी नजरें बता रही है कि आपकी आंख प्यासी है ईमानदार सियासत। और भारतीय देश सालों एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था सर, क्या उद्देश्य था आप? देश का उद्देश्य यह है कि इस देश का विकास उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के दलितों का और अल्पसंख्यकों का विकास नहीं होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों को न उसका अधिकार मिला, न अक़लियतों को उसका हक मिला। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो दलित और अक़लियत के लोगों को आगे बढ़ा के नहीं बढ़ सकता। इसलिए दलित और माइनॉरिटी लीडरशिप पर यहाँ पर खुलकर बातें हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर रामदयाल पासवान साहब हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें रखी हैं, हम लोग उसकी सराहना करते हैं। क्या सर आपकी पार्टी अगर बिहार में आता है तो क्या दलितों का विकास होगा? यकीनन दलितों के मान और सम्मान से कोई समझौता नहीं। हमारी जो लड़ाई है गद्दी की नहीं बल्कि इस मुल्क में इंसाफ की लड़ाई है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा सिर्फ जो इलेक्शन के ज़माने में नहीं, आज़ादी के ज़माने में नहीं, बल्कि उसको ज़मीन पे उतारने का कोई काम कर रही है, एमआईएम कर रही है। हम इख्तियार के भूखे नहीं हैं। हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं देखते हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश में जीने वालों को समान अधिकार मिले। वोट की बराबरी अगर है तो देश की संपत्ति पर, देश के साधनों पर सबको बराबरी का हक मिले, सबको सम्मान मिले, चाहे अदालत में हो, चाहे चपरासी मुलाजमत में हो, सबको उनकी आबादी के एतबार से हिस्सा मिले। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर पूर्व में आपकी लड़ाई दलितों के साथ था, आपके 4 विधायक पार्टी छोड़ करके अन्य पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या करें? मंजिल का मुसाफिर कारवां के लोगों के बिछड़ जाने का गम नहीं करता। हम वसूलों की राजनीति करते हैं। लोग हमसे टूटे हैं, वो 4 हमसे गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने चुना था उनको, वो हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं। बल्कि इसका रिएक्शन पूरे बिहार में ये हुआ है कि दलितों और अक़लियतों की बड़ी आबादी जो ये समझती थी कि सो-कॉल्ड लीडरशिप के लोग, जो लोग दलितों और अक़लियतों की बात करते हैं, वो शायद सच्चे हैं। लेकिन जब से एमआईएम को तोड़ा गया है तब से लोगों में और खड़ोज पिलपा है
कि जो लोग दलितों की और अक़लियतों की वोट को लेकर गद्दी पे बैठते रहे, ऐसे ही लोगों ने दलित और अक़लियत की लीडरशिप की हत्या की है, इसलिए उनके खिलाफ वातावरण बन रहा है और हमारे साथ लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। नौजवानों का एक बड़ा तबका है, गैरतमंद नौजवानों का हमारे साथ जुड़ रहा है। बुजुर्ग जो कभी घबराते थे उनकी तादाद हमारे साथ है। परदेसी मजदूरों का एक बड़ी तादाद हमारे साथ है। पलायन करने वाले मजदूर वो ये समझ रहे हैं कि यही पार्टी है जो हमारे हक को इंसाफ की लड़ाई लड़े। सर, इनको जो है मुस्लिम की पार्टी कहा जाता है, लोगों में इस तरह की चर्चा है और अन्य पार्टी जो ऐसा बोला जा रहा है कि ये मुस्लिम की पार्टी है, इसको क्या होगा? भाई ये दरअसल मामला ये है कि जिसमें पार्टी बनी थी एक कमेटी के तौर पर बनी थी, जिसको कांग्रेस भी बनी थी तो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी। उस वक्त मामला उसका नहीं है। आप ये देखिए उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनकी कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। मामला ये है कि इस राज्य में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। आप शिवसेना को देख ले रहे हैं, उसमें भी मुस्लिम एमएलए जीत रहे हैं, वो भी दलितों के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं। भारत के उत्थान की जो पार्टी करती है वो भारत को जलाती है ना। अगर इसको ये है मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको लेके हम चल रहे हैं। मेरा पूरा जो कैरेक्टर रहा है, पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, उसको देख लीजिए आप। वो नाम चूंकि पूर्वजों का रखा हुआ था, एक सीमित क्षेत्र में काम कर रही थी पार्टी, वो नाम नहीं बदला, लेकिन हम सब के लिए काम कर रहे हैं। सर, आज आप नरपन विधानसभा के ऐसे गांव में आकर के आज सभा का आयोजन किए हैं, क्या लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये कहना चाहते हैं कि 75 सालों के बाद इस मुल्क में शहरों में बसने वाले लोगों को कि कुत्तों के हॉस्पिटल उसने खोल दिए और आज नरपतगंज के इस गाँव में बूढ़ी माँ तड़प के मिलती है, उनको दवा नहीं मिल पाती। उनके बच्चे 5 स्टार स्कूल को पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को पाठशाला भी नहीं मिल पाता। सैलाब की तबाही में हमको इंसाफ भी नहीं मिल पाता। यही जोत जगाने के लिए हम। सर, रहमत जी बहुत योग्य लोग हैं इस क्षेत्र के लिए। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में रहमत जी की आपकी पार्टी क्या चुनाव मैदान में उतारेंगे? हमारी पार्टी डिसिप्लिन की पार्टी है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन को ओबे करती है। अगर वो अख्तरुल को कह दे कि अख्तरुल अध्यक्ष नहीं रहेगा, बल्कि रहमत ने जो मीटिंग बुलाई है वहाँ बैठने वालों का कुर्सी साफ करेगा, तो अख्तरुल उसके लिए तैयार है। इसलिए हम इसके लिए नहीं लड़ते हैं कि टिकट हमको दिया जाएगा। हम इसलिए लड़ते हैं कि हम दलितों और शोषितों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने में मामूली पीछे का भी सिपाही बनेंगे तो हमारी जीत होगी। हर पार्टी तो सर अपने अपने पद के लिए पार्टी में जाते हैं, पार्टी का समर्थन करते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। कहीं ना कहीं हर पार्टी को तो यही लगता है कि हमें कुछ पद मिल जाए। तो आपने देखा होगा जो मुखातब आपसे है जो आदमी, तो आपने देखा होगा उसका चाल चल चेहरा सामने में होगा। अवीसी साहब को पार्लियामेंट सदन कहा गया और चाहते तो चुटकी बजाते हुए मंत्री बन जाते। अख्तरुल को 3 बार मंत्रालय का ऑफर आया और सारी चीज़ों को छोड़कर इस रास्ते पे क्यों लगा है? कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिब हूँ। सत्ता में रहते तो हम महलों में रहते, सत्ता से प्रेम नहीं है, मुझे विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ। इस विचारधारा पर जिनका विश्वास होगा वही हमारे साथ टिक पाएगा। हर कस का, हर लाचार और बेबस की पार्टी ये नहीं है, ये उन लोगों की पार्टी है जो बलिदान देकर अपने विचारों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या सारे क्षेत्र के दलित, मजदूर या निचले वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवाज़ रहमत जी के द्वारा क्या सदन तक पहुँचेगी? यकीनन जो दिल में इनके दर्द है तो यकीनन है कि आपने इनकी बात भी सुनी होगी। जो दिल में दर्द है वो किस बात की? वो यही है कि इस इलाके के शोषित लोगों की हम आवाज़ बने। यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है, सैलाब से तबाही है, क्या किया आज तक 75 सालों से लोगों ने? उजड़े हुए घर बसाए नहीं गए। माना आप जगह गंगा में देखें 5-5 किलोमीटर पुल बन गए और हमारी नदियों में 50 किलोमीटर पर पुल नहीं बन पाए। गंगा और जमुना के किनारे कोई बस्ती कटती नहीं है और छोटी छोटी नदियां हमारी बस्तियों को काट देती है और हमारा भाग बहा कर ले जाती है। न जाने कितने हजार हेक्टेयर जमीन हमारी चली गई, कितनी फसलें हमारी तबाह हो गई, कितने लोग डूब कर मर गए। इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। उसी बात को सुनाने की लड़ाई लड़ने का नाम एमआईएम है।